नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन साइंस क्लासेज में। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक अंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं भाई? उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए, सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें दो वक्र पाए जाते हैं, अर्थात हम बोले तो किडनियां पाई जाती है। और दोनों जो किडनियां होती है वो किडनियां सेम के दाने के आकार की होती है और गहरे भूरे रंग की होती है। तो देखिए किस तरीके से इसकी संरचना होती है, क्या क्या इसके अंग है, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, लिखा जा सकता है दो अपने किडनियां हो गई, एक वक्र धमनी हो गई और एक वक्र शिरा हो गई, और साथ ही साथ अपने पास में हो गई मूत्र नलिकाएं। और मूत्र नलिका के बाद में अपना लास्ट में एक भाग हो गया, कौन सा भाई? मूत्राशय। तो देखो, हम नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? एक तो हो गई अपने पास में दाया वक्र, एक हो गया अपना बाया वक्र, यह हो गई अपनी वक्र शिरा, और एक हो गई अपनी वक्र धमनी, यह हो गई अपनी मूत्र नलिका। और जहां मूत्र एकत्रित होता है उसे बोल सकते हैं अपन मूत्राशय। और लास्ट में अपना हो गया मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा तो लिखेंगे, अंगों का वह समूह जो कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थ अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। बाहर निष्कासित करता है। कौन सा तंत्र कहलाता है भाई? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। देखिए, सजीवों के शरीर में प्रायः उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो देखिए, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में तीन प्रकार से उत्सर्जन क्रिया संपादित हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में या तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। एक नंबर पर हो जाएगा अपना अमोनिया उत्सर्ग। वे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में
बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलेंगे अपन, अमोनिया उत्सर्ग। तो लिखेंगे वे जीव जो अमोनिया को अपशिष्ट के रूप में निष्कासित करते हैं, अमोनियो उत्सर्गी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अपने पास में हो जाएंगे जो जल में रहने वाले जीव है, जलीय जीव, जैसे छोटी मछलियां या अस्थिल मछलियां, अस्थिल मछलियां, मेंढक, उभयचर। अब देखिए अपने पास में हो गया कौन सा भाई, अमोनिया उत्सर्गी। अब यूरिया उत्सर्गी जीव, तो देखिए यूरिया उत्सर्गी क्या होते हैं, यूरिया उत्सर्गी जीव। तो यूरिया उत्सर्गी वे होते हैं जो क्या करते हैं, जो यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं भाई, बाहर की ओर निकालते हैं। यानी कि हमारे शरीर में कोशिकाओं में उत्सर्जन के रूप में सबसे पहले बनता तो क्या है भाई, अमोनिया बनता है, लेकिन यकृत इस अमोनिया को क्या बदल देता है भाई, यूरिया में बदल देता है। तो लिख सकते हैं वे जीव जो अपशिष्ट के रूप में यूरिया स्रावित करते हैं, यूरियोत्सर्गी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अपने पास में हो जाएंगे स्थलचर व स्तनधारी। इन जीवों में क्या होता है भाई, कोशिकाओं में क्या बनते हैं, अमोनिया बनता है, लेकिन यकृत द्वारा इस अमोनिया को किसमें बदल दिया जाता है भाई, यूरिया में बदल दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इन जीवों में कोशिकाएं अमोनिया का निर्माण करती है, इस अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। अब अपना हो गया कौन सा भाई, तीसरा यूरिक अम्ल। जो जीव अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल को स्रावित करें, यूरिक उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। इनमें पानी की कम मात्रा होती है। देखो उदाहरण के लिए सरीसृप व नभचर, जैसे चिड़िया, कौवा, ये सब, ये जीव
यूरिक अम्ल को छोटी छोटी गोलिकाओं और पेस्ट के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र। तो देखो मानव उत्सर्जन तंत्र में वक्र शिरा, वक्र धमनी, मूत्र नलिका और मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग ये सम्मिलित है। तो लिखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग वक्र, मूत्र नलिकाएं, वक्र शिरा, वक्र धमनी तथा मूत्राशय मूत्र मार्ग है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई? वक्र की। तो देखिए वक्र, सबसे पहली बात तो ये मानव शरीर में एक जोड़ी यानी 2 वक्र पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं भाई? कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। इनका आकार है वो सेम के दाने के जैसा होता है भाई, और इनका रंग है वो होता है गहरा भूरा। वक्र के मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है जिसे हाइलम कहते हैं। देखो प्रत्येक वक्र में कई लाख इकाइयां होती है, यूनिट होते हैं, जिन्हें वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और ये होती है भाई वक्राणु या नेफ्रॉन। क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे पूछा जाता है, वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। तो वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम है वक्राणु या नेफ्रॉन। तो देखिए हम लिख सकते हैं वक्राणु या नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग कप के आकार का होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। अगली बात, बोमन संपुट में कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है
जिसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। यह रक्त का निस्यंदन यानी रक्त को छानने का कार्य करता है भाई, निस्यंदन करता है। यहां से रक्त के जो तरल पदार्थ है वो तो रक्त में चले जाते हैं और बाकी जो प्रोटीन वगैरह है वो सारे ऊपर रह जाते हैं। और फिर इसकी एक भाग होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, बीच में एक यू आकार का हेनले का लूप होता है। इनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उन सबका क्या किया जाता है भाई, अवशोषण किया जाता है। अब देखिए वक्र के बारे में हमने पढ़ लिया। एक बात और, वक्र 400 से 600 ml मूत्र का निर्माण करता है। वक्र द्वारा प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है। कोई व्यक्ति एक वक्र से भी जीवित रह सकता है। एक किडनी यानी वक्र से भी जीवित रह सकता है। अब देखिए वक्र का निस्यंदन हो गया, वक्र से मूत्र का बनना हो गया। बनने के बाद में मूत्र कहां जाएगा भाई, मूत्र नलिका। तो हम लिख सकते हैं मूत्र नलिकाएं वक्र को मूत्राशय से जोड़ती है। तो देखो मूत्र नलिकाएं प्रत्येक यानी दो, प्रत्येक वक्र को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिकाएं मूत्र वाहिनी यानी कि जो मूत्र का क्या करती है भाई, वहन करती है, मूत्र वाहिनी काय कहलाती है। मूत्राशय मूत्र को संचित करने का स्थान क्या कहलाता है भाई, मूत्राशय। यह थैलेनुमा होता है। तो लिखेंगे यह भाग थैलेनुमा होता है तथा यह मूत्र का संचयन करता है। और अंतिम भाग मूत्र मार्ग, और यहां पेशियां पाई जाती है जिन्हें बोलते हैं सवर्णी पेशियां। तो हम लिख सकते हैं मूत्र मार्ग शरीर से मूत्र को बाहर निकालने वाला छिद्र मूत्र मार्ग कहलाता है। पुरुषों में यह शिश्न से जुड़ा रहता है तथा महिलाओं में योनि के ऊपर जाकर समाप्त हो जाता है। हम कह सकते हैं
पुरुषों में जनन मार्ग व मूत्र मार्ग उभयनिष्ठ होते हैं, जबकि स्त्रियों में जनन मार्ग व मूत्र मार्ग अलग अलग होते हैं। सवर्णी पेशियों के बारे में देखिए, ये क्या करती है, मूत्र को एकत्रित करने का कार्य करती है। जैसे ही पूरा का पूरा मूत्र से भर जाता है, उसके बाद में यहाँ उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। ये उद्दीपन मस्तिष्क तक जाते हैं और फिर मस्तिष्क इसकी क्या करता है भाई, व्याख्या करता है। और व्याख्या करने के दौरान हमें मूत्र लगने की संभावना होती है, लघु संख्या लगने की संभावना होती है और हमारे कार्य को सुगम बनाता है। धन्यवाद।